चलिए, आज ऑडिट ऑडिटर्स का सेकेंड भाग है और आज ऑडिट ऑडिटर्स को हम खत्म कर देंगे। आज हमको लेना है बेटा डिस्क्वालिफिकेशन, बाकी तो हमने कल कंप्लीट कर लिया था। एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन, ये मैंने क्लास नोट्स में बेहतरीन तरीके से लिखा है, वर्कबुक नोट्स में सारा का एग्जाम्पल भी किया हुआ है इसमें। इसी को फॉलो कर रहे हैं। क्लास नोट्स लाया तो निकाल दो इसका। बेटा मैंने सबसे पहले एलिजिबिलिटी की बात करी। इसका 141 का 4 सबसेक्शन है, तो पहला दो तो एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। पहला में लिखा है एलिजिबल कौन है, पहला लिखा है ओनली इफ इज अ, देखा तुम लोग का कितना इज्जत है। कंपनीज एक्ट में लिखा है कि तुम लोग ही एलिजिबल है। भाई हम लोग तो अभी आर्टिकल बनेगा जाएगा, कोई बात नहीं बेटा, मैं तुम लोग को सीए की नजर से ही तो देखता हूं। कम है क्या हमारे आर्टिकल भी सीए से कम है के? जाना 2-4 डिग्री उड़ाना तुम लोग भी ठीक है। कमिंग बैक, तो पहला यही चीज बोलता है कि पर्सन शैल बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट ओनली इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। नंबर 2, अगर एक फर्म है जिसके अंदर मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर्स चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है तो ही वो फर्म एलिजिबल हो सकता है। मैंने बताया था आप साइन कैसे कर सकते हैं, या तो प्रोपरेटर अगर अकेला चार्टर्ड है, अगर आप पार्टनरशिप में कर रहे हैं तो आप सीएमए वाला लोग के साथ पार्टनरशिप कर सकते हैं। लेकिन एक ऐसा फर्म जिसमें मेजॉरिटी सीए वही साइन कर सकते हैं। मैंने एग्जांपल भी लिखा है P1 P2 P3 P4 P5 P3 3 सीए है, 2 नॉन सीए। क्या मेजॉरिटी सीए है? यस, एलिजिबल है। क्या P4 फाइनेंशियल, P4 एक दिन जिद में आगे बोला हमको भी एक दिन कंपनी में साइन करना है। क्या हम लोग दबसी देखते रहते हैं, तुम लोग हर पेज में साइन मार देते हैं, हमारा भी दिल हो गया। क्या P4 साइन मार सकते क्या? ओनली P1 P2 P3 ही साइन मार, ठीक है। तो ये 141(2) में बताया, ठीक है। उसके बाद आते हैं डिस्क्वालिफिकेशन। बोला कुछ कुछ लोग तो कभी भी बन ही नहीं सकता ऑडिटर। पहला है बॉडी कॉर्पोरेट अदर देन एलएलपी। पहले बॉडी कॉर्पोरेट लिखा हुआ था। बॉडी कॉर्पोरेट मतलब सिर्फ आप एक पार्टनरशिप फर्म बना सकते हैं, या तो या फिर इंडिविजुअली काम कर सकते हैं। पार्टनरशिप फर्म तो बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होता ना। अभी बाद में एलएलपी जब आया तो बोला एलएलपी बढ़िया। और आज तो मैं आपको बताऊं, मैं इंस्टीट्यूट के प्रेसिडेंट सर का सेशन सुना था, बोला अब बढ़िया प्रोविजन कर दिया, एलएलपी बना के आप काम कर सकते हैं। एंड वन एलएलपी ऑफ अ फर्म कैन बी अ पार्टनर इन अनदर एलएलपी। समझ में आ रहा है? इतना बढ़िया किया। एक तो इसमें क्या होगा ना, सीएस का नंबर बढ़ जाएगा। आजकल क्या हो रहा है कि सब, हाँ तो मैं आपको कह रहा था, क्या बोला था मैं बोल रहा था कि एक एलएलपी दूसरा एलएलपी का पार्टनर, आजकल जितना भी काम है ना सब में गवर्नमेंट ये सबको भी क्या चाहिए, ज्यादा पार्टनर्स वाला फर्म चाहिए बड़ा, तो ऐसे भी काम कर सकते हैं। तो खैर मैं आपको वापस आता हूं, मैं ये बोल रहा था कि एलएलपी के अलावा आप कोई भी दूसरा कंपनी बना के सीए फर्म काम नहीं कर सकता। दूसरा लिखा ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। कंपनी का ऑफिसर भी, कंपनी का एम्प्लॉय भी ऑडिटर नहीं बन सकता। अब सवाल आता ऑफिसर कौन, तो ऑफिसर में ये समझाया कोई भी डायरेक्टर किसी भी तरह का डेजिग्नेशन हो, एमडी, ओल्ड टाइम, नॉन ओल्ड टाइम, सारा, मैनेजर और केएमपी, और एनी पर्सन ऑन हुज डायरेक्शन और कस्टम्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इज अकस्टम टू एक्ट। ये सब तो मैंने समझाया है, बाबा रामदेव का एग्जांपल दिया, और भी मैंने आपको बताया कोई इन्वेस्टर, एंजल इन्वेस्टर टाइप का, अश्नीर ग्रोवर आपका कंपनी में इन्वेस्ट किया, उसके हिसाब से आप सारा काम कर रहे हैं, उसको बोलते हैं स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर। तो वो जैसे दिशा बताता है आप सारा उसी दिशा में काम करता है। तो ऐसा लोग अगर आपका कंपनी में इन्वेस्ट किया तो वो लोग भी ऑफिसर का कैटेगरी में आ जाते हैं। अब हम मान लो किसी कंपनी में स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर है, पैसा लगा, उसका ऑडिटर हम बन सकते हैं क्या? नहीं बन सकता, क्योंकि हम ऑफिसर का कैटेगरी में आ जाएगा। अब आइए, ऑफिसर और एम्प्लॉय तो पता ही आप लोगों को क्या होता है, एम्प्लॉय। तो अब आइए, मैंने एग्जांपल भी दिया था फिल्म में नो स्टोरी लिमिटेड, सलमान खान, सीए सलमान खान, इसके अंदर मार्केटिंग डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर है, क्या बन सकता है क्या? नहीं, ऑफिसर में आ गया। मार्केटिंग मैनेजर है, एम्प्लॉय है नॉर्मल, क्या बन सकता है क्या? नहीं। अगर मैंने बोला नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, वो छोटा मोटा डायरेक्टर है, मार्केटिंग डायरेक्टर, क्या बन सकते हैं क्या? ऑडिटर? नहीं, ठीक है। सी में आ गया। अब सलमान बोला कि हम खुद तो नहीं बन सकता, एक काम करेगा अपना साथ वाला को बना देता है। तो सलमान खान, सीए सलमान खान का पार्टनर था सीए ऐश्वर्या राय, यही पार्टनर था ना उसका। अरे पार्टनर था, हंस क्यों रहा है तुम लोग? पार्टनर था फर्म में, जोड़ी बनाई इनको नाम था क्या शायद, हाँ। तो बोला कि ऐश मैं तो देख इधर ऑडिटर नहीं बन सकता, तू एक काम कर इसमें ऑडिटर बन जा। तो क्या ये ऑडिटर इंडिपेंडेंट रहेगा क्या? नहीं, क्योंकि द पार्टनर ऑफ ऑफिसर ऑफ एम्प्लॉय ऑफ कंपनी, समझ में? पार्टनर ऑफ ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ कंपनी। फिर दूसरा केस क्या आता? एम्प्लॉय ऑफ ऑफिसर ऑफ एम्प्लॉय ऑफ ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ कंपनी।
अब सीए सलमान खान कौन है? ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। इसका एम्प्लॉय, अभी जोड़ी बनाई इनको में एक एम्प्लॉय भी था, उसका नाम था सीए विवेक ओबराय। हाँ, अब सीए विवेक ओबराय ऑडिटर बन सकता है क्या? नहीं, बिकॉज ही इज द एम्प्लॉय ऑफ ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। अरे टर्मिनोलॉजी क्लियर होना ना तुम लोग को, ये एग्जांपल भी तुम लोग को सारा इसलिए लिखाया था, ठीक है। अब डी सबसे खूंखार, बाद में ले लेते क्या डी? नहीं भैया अभी ले लो। डी सबसे खूंखार क्या है? डी में कितने क्लॉजेस थे? वैसे 4, सब क्लॉजेस 4 थे, 1 2 3 4, ठीक है। नंबर 1 में था जो सिक्योरिटी होल्ड कर रहा है इन कैश और सब्सिडरी ऑफ होल्डिंग कंपनी। कैश हमेशा याद रखेगा, कैश और एसएच। सिक्योरिटी एक पहला नंबर में क्या था? सिक्योरिटी। नंबर 2 में क्या था? इनडेटनेस। नंबर 3 में क्या था? गारंटी और प्रोवाइडेड एनी सिक्योरिटी फॉर बेनिफिट ऑफ थर्ड पर्सन। तो डी में सॉरी डी 4 था, सब क्लॉसेस 3 ही थे, ठीक है। नंबर 1 में है सिक्योरिटी, बी है, नंबर 2 में है इनडेटनेस, नंबर 3 में है गारंटी या सिक्योरिटी। वो सिक्योरिटी अलग, वो वाला सिक्योरिटी अलग, 1 वाला अलग, 3 वाला अलग। 1 वाला सिक्योरिटी मतलब क्या? शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड, ठीक है। मैंने किसी कंपनी में, मैंने एग्जांपल भी दिया फिल्म में, नो स्टोरी प्राइवेट लिमिटेड, सीए सलमान, सिक्योरिटी की मैंने एग्जांपल देते शेयर्स, फिर बाद में इसको चेंज करा दिया सिक्योरिटी। शेयर्स इजी होता है समझने में, पर सारा चीज को कवर करते हैं, शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड, किसी भी तरह का चीज है। तो शेयर्स में इन्वेस्ट किया, क्या सीए सलमान खान ऑडिटर बन सकते हैं? नो, बिकॉज ही इज होल्डिंग सिक्योरिटी इन द कंपनी। मैंने ये भी एग्जांपल आपको दिया था, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड एक कंपनी है, मुकेश जी अंबानी 44% शेयर होल्ड करते हैं, उनका बच्चा को सीए पढ़ा दिया, वो ना हमारे पास, हम बोले सीए बना दीजिए, बहुत स्कोप है, तो सीए अनंत अंबानी बन गया। अभी सीए अनंत अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में ऑडिटर बन सकता है क्या जाके? नहीं बन सकता, ठीक है, क्योंकि रिलेटिव इज होल्डिंग शेयर इन कंपनी। पर्सन लिखा है ना, देखो डी में लिखा है पर्सन या उसका रिलेटिव, या यानी ये किसको देखता है? ये मैंने आपको केस स्टडी भी बहुत अच्छे से करा रखा है। ये किसको देखा जाता है बेटा? जिस ऑडिटर को अपॉइंट किया जा रहा है वो, यानी सीए अनंत अंबानी, ना उसका रिलेटिव ना उसका पार्टनर। समझ में आया? अरे वो पार्टनरशिप फर्म है तो उसका पार्टनर्स होगा ना, और उसका रिलेटिव, अनंत अंबानी का रिलेटिव में मुकेश अंबानी आएगा, तो मुकेश अंबानी इज होल्डिंग शेयर, तो वो नहीं बन सकता। अब रिलायंस रिटेल बोल के एक है जो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का सब्सिडरी है। अब अमनंत जीत पे अड़ गया, बोला रिलायंस रिटेल में तो हमको ऑडिटर बनाए, तो बन सकता है क्या? पर्सन हुज रिलेटिव इज होल्डिंग सिक्योरिटी इन होल्डिंग कंपनी। अरे एग्जांपल समझ आ रहा है कि नहीं? एग्जाम में ये सब आता है भाई, इसीलिए इसको इन डेप्थ पढ़ना जरूरी है, ऊपर ऊपर से नहीं चलेगा। हम लोग हमेशा याद रखो, सीए अनंत अंबानी, ये बोला अनंत अंबानी बोला हमको रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में बनना है, मुकेश अंबानी 44% स्टेक होल्ड करता है। पर्सन हुज रिलेटिव इज होल्डिंग सिक्योरिटी इन दी कंपनी, इसी कंपनी का ऑडिटर बन सकता है क्या? नहीं, क्योंकि पर्सन हुज रिलेटिव होल्डिंग सिक्योरिटी इन कंपनी। समझ में किस कैटेगरी में बैठेगा? पक्का। अनंत अंबानी खुद 44% स्टेक लगा के रखता तो क्या बोलेंगे? पर्सन उस रिलेटिव बोलेंगे क्या? फिर बोलेंगे पर्सन हु इज होल्डिंग सिक्योरिटी इन कंपनी, देयरफॉर डिस्क्वालिफाइड। अब मान लो अनंत अंबानी बोला रिलायंस का एक बच्चा है, रिलायंस रिटेल, जिसमें इसका लेट से 80% स्टेक है। अब बोल रहा है कि क्या इसमें हम ऑडिटर बन सकते हैं क्या? तो क्या बोलेगा? पर्सन हुज रिलेटिव होल्ड्स सिक्योरिटी इन होल्डिंग कंपनी, इसीलिए डिस्क्वालिफाइड है। रिलायंस रिटेल में होल्डिंग कंपनी बोलेगा। समझ में आ रहा है? ओके, हाँ, तो मैं आपको बता रहा था कि अगर मैं अनंत अंबानी को बात करूंगा ऑडिटर अपॉइंट करने के लिए किस कंपनी में, सीए रिलायंस रिटेल लिमिटेड में, तो मैं बोलूंगा डिस्क्वालिफाइड है। क्यों? कौन सा क्लॉज कवर होगा? पर्सन हुज रिलेटिव इज होल्डिंग सिक्योरिटी इन होल्डिंग कंपनी। समझ में? अगर मैं यहां पर सिमिलरली बोल दूंगा, ऐसा सिचुएशन ले लेता हूं कि मान लो एक बंदा है XYZ लिमिटेड, ठीक है, और एक कंपनी है PQR लिमिटेड। बंदे ने PQR लिमिटेड में शेयर्स होल्ड कर रखा है 50%। सीए
हाँ तो मैं कह रहा हूं एक बंदा है PQR लिमिटेड में, उसने 50% स्टेक होल्डर कर रखा है। इसी को एग्जांपल को ले लेते हैं। चलो, मुकेश अंबानी लेट्स से इज होल्डिंग रिलायंस रिटेल के अंदर। अब मैं आपको सिचुएशन चेंज कर देता हूं, मैं कहता तो नीता अंबानी ले लेते हैं। चलो, नीता अंबानी रिलायंस रिटेल के अंदर लेट्स से 50% स्टेक होल्ड करके रखा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज का क्या है? होल्डिंग कंपनी है ना। अब सीए अनंत अंबानी को अपॉइंट करने जा रहा हूं रिलायंस के अंदर, क्या अलाउड होगा? क्या पर्सन हुज रिलेटिव इज होल्डिंग सिक्योरिटी इन सब्सिडरी कंपनी, इस क्लॉज में डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। आई होप ये समझ में आया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, कौन से किस कैटेगरी में ये होगा। आई होप ये क्लियर हो गया पूरा। तो पहला इसमें है पर्सन हु और हिज रिलेटिव और हिज पार्टनर, दो में से तीन में से पर्सन खुद या उसका रिलेटिव या उसका पार्टनर। पार्टनर कैसे समझ में आया? पार्टनरशिप या एलएलपी में दूसरा लोग होगा ना पार्टनर, वो लोग या तो कंपनी में या कंपनी का एसोसिएट कंपनी में या कंपनी का सब्सिडरी कंपनी में या होल्डिंग कंपनी या सब्सिडरी ऑफ होल्डिंग कंपनी के अंदर कोई सिक्योरिटी होल्ड करके रखा है। क्लियर है। लेकिन एग्जेम्पशन किस में मिला है? ये मैंने आपको बताया था लॉजिक कि शादी वादी करने गया, रोमांटिक बात करेगा वाइफ से कि ये सब डिस्कस करेगा, किसका शेयर है तेरे पास, ये बात है, वो बोला था कि नहीं? तो बोला कि ठीक है एक एग्जेम्पशन आपको देगा, लेकिन किसको दिया? रिलेटिव का। किस विंग को दिया? पर्सन जिसका रिलेटिव शेयर होल्ड कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ किसमें? कंपनी के अंदर। यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये वाला केस जो मैंने लिया, अनंत अंबानी, सीए अनंत अंबानी है, मुकेश अंबानी स्टेक होल्ड कर रहा है रिलायंस में, पर्सन उस रिलेटिव रिलायंस में स्टेक होल्ड कर रहा है, क्या यहां पर एग्जेम्पशन कवर हो जाएगा? अगर अनंत को मैं रिलायंस में अपॉइंट करना चाहता हूं ऑडिटर, क्या एग्जेम्पशन एप्लीकेबल होगा? अगर मैं रिलायंस में इसको अपॉइंट करना चाहता हूं ऑडिटर, क्या मेरा एग्जेम्पशन एप्लीकेबल होगा? कि तुम लोग को ध्यान ही नहीं है कि एग्जेम्पशन था क्या? फेस वैल्यू 1 लाख तक का शेयर होल्ड करके रखा है तो एग्जेम्प्ट है। रिलायंस में आज मान लो अगर 2500 रुपया भाव है तो 100 रुपया का शेयर है, तो एक लाख होने के लिए 10,000 शेयर होना होगा, और 2500 इंटू 10,000 करो, ये सब बताया हुआ तो है। तो अब सवाल आएगा क्या यहां पर एग्जेम्पशन एप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा? ये तुम लोग समझा नहीं कि हम क्या पूछना चाह रहे हैं। क्वेश्चन समझो। बोला पर्सन जिसका रिलेटिव, ठीक है, होल्ड कर रहा है या उसका पार्टनर होल्ड कर रहा है सिक्योरिटी, ठीक है, सिक्योरिटी होल्ड कर रहा है या तो कंपनी में या होल्ड कर रहा है उसका एसोसिएट में या सब्सिडरी में या होल्डिंग में या होल्डिंग का दूसरा कोई सब्सिडरी में, ठीक है, यही था। अब सवाल है कितना लेयर होगा? पर्सन जिसका पार्टनर होल्ड कर रहा है सिक्योरिटी कंपनी में, एक लेयर। पर्सन जिसका रिलेटिव होल्ड कर रहा है सिक्योरिटी कंपनी में, एक लेयर। पर्सन जिसका रिलेटिव होल्ड कर रहा है सिक्योरिटी में सब्सिडरी, एक अलग लेयर। ऐसे समझ, अलग अलग लेयर हो रहे हैं। एग्जेम्पशन किस में मिला? सिर्फ एक ही लेयर में मिला। पर्सन जिसका रिलेटिव होल्ड कर रहा है सिक्योरिटी ओनली इन, सिर्फ ये विंग है तो ये एग्जेम्पशन है। पहला तो इस बात को समझो, बाकी किसी भी विंग में। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, सिचुएशन 1 रिलायंस इंडस्ट्रीज का लेंगे, मुकेश अंबानी 44% स्टेक होल्ड करके रखा, सीए अनंत अंबानी को इसके अंदर मैं अपॉइंट करना चाहता हूं एज ऑडिटर। तो यहां पर्सन हुज रिलेटिव इज होल्डिंग सिक्योरिटी इन, यहां हम लोग एग्जेम्पशन कंसीडर, हाँ लिमिट देखना होगा, फेस वैल्यू 1 लाख है कि नहीं वो अलग बात है, पर क्या एप्लीकेशन बेनिफिट मिलेगा एग्जेम्पशन का? द आंसर इज यस। सवाल चेंज कर देता हूं, अनंत अंबानी डायरेक्ट खुद ही शेयर होल्ड कर रखा होता तो एग्जेम्पशन मिलता क्या? ना। समझ में आया? सिचुएशन ऐसा ले लेते हैं, दूसरा एग्जांपल लेता हूं। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, इसका बच्चा है रिलायंस रिटेल लिमिटेड, ठीक है। अभी क्या हुआ, इसके अंदर नीता अंबानी मान लीजिए स्टेक होल्ड कर रहा है, 30% स्टेक होल्ड कर रहा है। अब मैं चाहता हूं क्या, सीए अनंत अंबानी को
यहां पर ऑडिटर अपॉइंट करना, किसमें? रिलायंस में। क्या मेरे को एग्जेम्पशन मिलेगा क्या? तो पहले देखो विंग कौन सा कवर, पर्सन हुज रिलेटिव होल्ड्स सिक्योरिटी इन सब्सिडरी कंपनी। भाई अरे नीता अंबानी तो इसमें है ना, सबसी कंपनी में मेरा स्टेक होल्ड कर रहा है, तो क्या एग्जेम्पशन मिलेगा क्या इस लेयर में? अब समझ में आ गया 100%। और एग्जेम्पशन का लिमिट कितना है? फेस वैल्यू 1 लाख। तो मैंने आपको बताया भाई छोटा मोटा लिमिट नहीं होता। रिलायंस का अगर देखिएगा, मान लो रिलायंस का 100 है नॉमिनल वैल्यू, फेस वैल्यू एक शेयर का 100 है, तो रिलायंस का कितना होना पड़ेगा? 1000 शेयर होना पड़ेगा 1 लाख का फेस वैल्यू होने के लिए। और रिलायंस का मार्केट प्राइस आज के तारीख में कितना है? 2500 रुपया है एक शेयर का, मान लो। तो मल्टीप्लाई करो तो छोटा मोटा वैल्यू नहीं निकलता ये, समझना है। और अगर 10 रुपया है तो और ज्यादा हो जाएगा। तो फेस वैल्यू पे डिपेंड करते हैं यार, इसलिए वर्ड यूज किया क्या? फेस वैल्यू। इतना डिटेल में क्यों बताता हूं? क्योंकि एग्जाम में फेस वैल्यू ध्यान रखना, मार्केट वैल्यू से कंफ्यूजन मत हो जाना। समझ में आया ये अच्छे से एग्जाम्पल, इंक्लूडिंग रूल 10(1) का एग्जेम्पशन। रिलेटिव में होल्ड सिक्योरिटीज इन ओनली कंपनी, एक ही लेयर में एग्जेम्पशन। और फेस वैल्यू नॉट एक्सीडिंग कितना? 1 लाख। इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखना बेटा। 1000 तो लॉ में लिखा हुआ है, कैसी बातें कर रहे हो? उसके बाद नीचे रूल में लिखा हुआ है ना, सच अदर समझ में भी प्रिस्क्राइब। रूल में तो 1 लाख लिखा हुआ है, तो आपको 1 लाख ही रखना है, ठीक है। और अगर कुछ ऐसा हो जाता है कभी कि आपको पता नहीं चला, तो इन दैट केस आपको करेक्टिव एक्शन लेना पड़ेगा विद इन 60 डेज ऑफ एक्विजिशन, यानी उसको बोलो शेयर बेचे, ठीक है। ये मैंने बहुत अच्छे से सारा एग्जांपल लेके भी डिस्कस कर लिया। अगेन बी कैटेगरी में मैंने आपको बोला इंडेटेड टू कैश या सब्सिडरी ऑफ होल्डिंग कंपनी इन एक्सेस ऑफ अमाउंट एज में भी, कैश में अगेन सब्सिडरी सेम आ गया, इन एक्सेस ऑफ द अमाउंट एज में भी प्रिस्क्राइब। इंडेप्टेस मतलब किसी भी तरह का उधार लोन मीन दे रखा है तो, ठीक है। अब यहां पर सम कितना बोला? 5 लाख। 5 लाख से ऊपर अगर आपने दे रखा है तो फिर इन दैट केस यू विल नॉट बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट। क्लियर हो गया? अब तो विंग वापस समझाने, लेयर वापस समझाने की जरूरत नहीं, पहले अच्छे से समझाया हुआ है डिटेल में, कोई दिक्कत भी नहीं। और अभी एग्जांपल भी दिया तो सब समझ में आ गया ना, इंडेप्टनेस कैसे कैसे लिंक होगा। लास्ट इसके अंदर बोला है अगर आपने गारंटी दिया या सिक्योरिटी प्रोवाइड किया। सर मैंने आपको बताया गारंटी देना और सिक्योरिटी प्रोवाइड करना का में क्या अंतर होता है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी आपको बताया, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वाला बताया था ना। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी होता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वाला, जिसके अंदर क्या होता है? एक बंदा प्रिंसिपल डेटर होता है, एक बंदा क्रेडिटर होता है, और एक बंदा क्या होता है? श्योरिटी होता है, जो गारंटी देता है, ठीक है। तो अगर मान लो सीए सलमान खान ने किसी कंपनी के बिहाफ पे बैंक को गारंटी दे रखा है, कंपनी के बिहाफ पे बैंक को गारंटी दे रखा है कि आप इसको लोन दो, मेरा गारंटी है, डिफॉल्ट किया तो मैं पेमेंट करेगा, तो क्या ऑडिटर बन सकते हैं सलमान खान? नहीं, ये गारंटी कॉन्ट्रैक्ट हो गया। एक होता है प्रोवाइड सिक्योरिटी, इसका मतलब क्या है? सलमान ने अपना घर का प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद, गहना गिट्टी ये सब कुछ गिरवी रखा सो दैट बैंक इसको लोन दे सके, तो इसको बोला हमने क्या किया? सिक्योरिटी प्रोवाइड किया, गिविंग गारंटी या प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी। क्लियर हो गया? इन कनेक्शन विद द इंडेप्टनेस। लिमिट भी याद रखना, इसमें है फेस वैल्यू वाला था 1 लाख, इसके अंदर था 5 लाख, और गारंटी वाले में भी कितना है? 1 लाख रुपया। लेयर याद रखना, उसमें सिर्फ किसका कवर है? रिलेटिव कवर्ड है और कंपनी कवर्ड है। लेकिन 10(2) और 10(3) का अलग है। 10(2) में कौन है? रिलेटिव भी कवर है, पार्टनर भी कवर है, यानी तीनों लेयर कवर है। पर्सन भी कवर है, रिलेटिव भी कवर है, और पार्टनर, यानी तीनों लेयर कवर है, पर्सन, रिलेटिव, पार्टनर। साथ में कैश और सब्सिडरी होल्डिंग भी कवर है, और 5 लाख भी कवर, यानी कि उसमें कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी तरह से दे 5 लाख का एग्जेम्पशन एप्लीकेबल है। सिमिलरली इंडेप्टेस में पर्सन, रिलेटिव, पार्टनर तीनों कवर है, गारंटी का सिक्योरिटी कवर्ड है, और कैश और सब्सिडरी होल्डिंग मतलब किसी भी लेयर से दे कवर्ड है। समझ में आया? लेकिन 1 वाले में सिर्फ कंपनी और रिलेटिव दो ही विंग कवर्ड है, याद रहेगा पक्का। उसके बाद ई में आया, अगर आपका किसी के साथ बिजनेस रिलेशन है, ठीक है। बिजनेस रिलेशन का मतलब क्या हुआ? एनी ट्रांजैक्शन फॉर कमर्शियल पर्पस, पैसे का लेन देन होना चाहिए। सिंपल क्या बोला मैंने? पैसे का लेन देन होना। एग्जाम्पल क्या दिया? कमर्शियल ट्रांजैक्शन, पैसे का लेन देन होना चाहिए। बेकार स्क्रिप्ट प्राइवेट लिमिटेड, करण जौहर ने क्या किया है? बिल्डिंग रेंट पे दिया और 5 लाख मंथ का मिल रहा है। तो भाई ऊपर वाले कोई भी ABCD में नहीं, लेकिन यहां पर एक बिजनेस रिलेशन है, कमर्शियल ट्रांजैक्शन है, पैसों का लेन देन है ना? तो क्या ई में कवर होगा? आंसर इज यस। करण जौहर CA डिस्क्वालीफाई हो जाएगा क्या? हाँ बिल्कुल डिस्क्वालीफाई हो जाएगा।
बिजनेस रिलेशन का मतलब होता है कोई भी कमर्शियल पर्पस, मैंने बताया हुआ है। कमर्शियल ट्रांजैक्शन मतलब पैसों का व्यापार होता है, ठीक है। और कमर्शियल ट्रांजैक्शन विच आर इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस एट आर्म्स लेंथ, ये भी मैंने आपको बता रखा है। भाई मैं सीए हूं, मैं कई लिस्टेड कंपनीज का सर्विस लेता हूं, ठीक है। अभी जिस बंदे से मैं बात कर रहा था, बार बार फोन आ रहा है, एयरटेल का बंदा है, एयरटेल का नेटवर्क लगाया है मेरे यहाँ पे, तो एयरटेल वालों को पैसा दे रहा हूं ना मैं। अरे समझ रहा है कि नहीं? तो मेरा तो बिजनेस रिलेशन हो गया फिर तो उनके साथ। लेकिन सुनो ना, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है, एयरटेल वाला सबको जो आता है उनके शहर में उनको ब्रॉडबैंड का सर्विस देगा कि नहीं? और आर्म्स लेंथ प्राइस, जितना किसी भी दूसरा कस्टमर को दे रहे उतने प्राइस में मेरे को दे रहे। जितना मैं भी ऐप से रिचार्ज करता हूँ, वो जितना प्राइस है उतना मैं रिचार्ज करता हूँ, कोई डिस्काउंट तो अलग से मेरे को दे नहीं रहे। ये सब एक्सेप्शन में आ गया। इंडिगो की ऑडिट करने जा रहा हूँ उनकी फ्लाइट लेके, तो कोई थोड़ी कभी दूसरा घूमने फिरने के, इंडिगो का सारा फ्लाइट सस्ता मिलता है, तो थोड़ी डिस्क्वालीफाई कर देगा ऐसे, समझ में आया? तो ऐसा नहीं है। ऑर्डिनरी कोर्स में कोई ट्रांजैक्शन कर रहा है जो सब लोग करते हैं और आर्म्स लेंथ पे कर रहे हैं तो एग्जेम्पशन मिल जाएगा। फिर आया पर्सन जिसका रिलेटिव डायरेक्टर या इन एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी एज डायरेक्टर और केएमपी। ये मैंने बहुत अच्छे से लिखा दिया आपको कॉपी के अंदर भी कि पर्सन जिसका रिलेटिव, एम्प्लॉयमेंट वाला वैसे तो ऊपर भी कवर था बी में, पर ऑफिसर एम्प्लॉय तो कवर था। ऑफिसर एम्प्लॉय के बाद क्या था? पर्सन जिसका हु इज अ पार्टनर या एम्प्लॉय ऑफ ऑफिसर एम्प्लॉय। यहां पर रिलेटिव भी आ गया, पर्सन हुज रिलेटिव इज डायरेक्टर और इन एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी एज डायरेक्टर। हालांकि वहां पर और इसमें थोड़ा सा अंतर है, वहां पर क्या था, आप पार्टनर है या एम्प्लॉय है किसी ऑफिसर या एम्प्लॉय का, यहां पर आप रिलेटिव है या तो किसी डायरेक्टर का या एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉय का। लेकिन वो एम्प्लॉय कैसा होना चाहिए? डायरेक्टर का नेचर में या केएमपी का नेचर में। बहुत इंपॉर्टेंट बात है भाई। हम लोग एसबीआई को ऑडिट करते हैं, मैंने बताया भी था आपको, ब्रांच ऑडिट करते हैं। अब मेरा कोई रिश्तेदार एसबीआई का मैनेजर है, उसके लिए हमको डिस्क्वालीफाई कर दिया क्या? अरे बोलना, एसबीआई में मैनेजर है कोई रिश्तेदार में, उसके लिए हमको डिस्क्वालीफाई कर दिया क्या? ऑब्वियस सा बात है, फैंसी नहीं बनता। एसबीआई का मैनेजर थोड़ी मेरे को इन्फ्लुएंस कर सकेगा, टॉप लेवल का कोई बंदा होगा, यानी मेरा रिश्तेदार को टॉप लेवल का बंदा होना पड़ेगा। पर्सन जिसका रिश्तेदार है या तो डायरेक्टर टॉप लेवल पे या एम्प्लॉयमेंट में है डायरेक्टर या केएमपी। एम्प्लॉयमेंट भी है तो छोटा मोटा एम्प्लॉयमेंट, डायरेक्टर या केएमपी का एम्प्लॉयमेंट में, या वो डायरेक्टर है या एम्प्लॉयमेंट में है डायरेक्टर या केएमपी, ओनली देन ही इज एबल टू इन्फ्लुएंस माय डिसीजंस। समझ में आया? इसीलिए वहां पर ये रिलेटिव वाला डिस्क्वालिफिकेशन। इसमें अमिताभ ऐश्वर्या दोनों का एक एग्जांपल भी समझा है। कब कौन सा केस में याद है? पर्सन हुज रिलेटिव, इसको फोकस किया कि ऐश्वर्या अगर अपॉइंट होना चाहते हैं एक कंपनी में जिसमें अमिताभ डायरेक्टर है, याद आ रहा है वो एग्जांपल? और ये कॉपी में भी लिखवा है, अमिताभ अपॉइंट होना चाह रहे हैं। ये कॉपी वाला एग्जांपल पढ़ के जाना तो तुम लोगों को केस स्टडी में याद रहेगा कि कौन किस में कवर्ड है। समझ में आया? केएमपी का डेफिनेशन याद रखना है। सुनो, मैंने आपको बताया था 2013 एक्ट जब आया तो उसमें एक नया सेक्शन आया 203, बताया था ना। उसके अंदर बोला जितना भी फ्रॉड हुआ मेजर 3 लोग इन्वॉल्व होते हैं। पहला, टॉप का लेवल का आदमी, 3 लोग ही घपला करता है, टॉप का लेवल का आदमी या फिर फाइनेंस का आदमी या फिर लीगल कंप्लायंस का आदमी। तो बोला हर कंपनी में मैंडेटरी है, एक आपको फाइनेंस के लिए सीएफओ अपॉइंट करना पड़ेगा, और बड़ा कंपनी में कौन होता है? चार्टेड अकाउंटेंट लोग होता है, ठीक है। तो एक सीए अपॉइंट करना पड़ेगा, और लीगल के लिए कौन बोला? सीएस अपॉइंट करना पड़ेगा। और उसके लिए क्या बोला? और टॉप मैनेजमेंट में क्या होना है? या तो आपको एक जो है सीईओ या मैनेजिंग डायरेक्टर या मैनेजर। मैनेजिंग डायरेक्टर मैनेजर में थोड़ा सा हल्का सा डिफरेंस होता है, सी फाइनल का टॉपिक बताया था मैंने। मैनेजिंग डायरेक्टर बेसिकली आप डायरेक्टर होना पड़ेगा, पर आप, मैं किसी को डायरेक्टर नहीं बनाना चाहता। भाई सिनर्जी C3 एडुटेक प्राइवेट लिमिटेड है, मैं किसी बंदे को डायरेक्टर नहीं बनाना चाहता। मैं चाहता हूं कि ये चैतन्य इसका पूरा दारमोदार संभाले, लेकिन स्टाफ के जैसे संभाले, डायरेक्टर नहीं बने। भाई बुढ़ा मत, पात्र घटना काल्पनिक समझाने के लिए, तो मैं इसको डायरेक्टर नहीं बनाना चाहता, पर मैं चाहता हूं कि मैनेजमेंट पूरा वही संभाले, तो इसको क्या बना दूंगा? मैनेजर। समझ में? लेकिन है तो ये पूरा पावरफुल आदमी है ना, मेरा दाया हाथ है एकदम। समझ में? तो इसीलिए क्या बोला? सीईओ, मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजर, ये टॉप का आदमी हो गया। सीएफओ फाइनेंस का आदमी हो गया, सीएस हो गया, और होल टाइम डायरेक्टर मतलब जो कंपनी के साथ जुड़ा हुआ है, ये भी बताया। इसके अलावा ये मैंने बताया, बाद में अमेंडमेंट करके डाला, इसका भी लॉजिक बताया था आपको कि भाई बोला छोटा मोटा काम भी करना पड़ता है तो एक चेक भी साइन करना होता है छोटा मोटा, तो बोला फंक्शनल हेड को भी पावर दिया जाना चाहिए। बताया तो था, कंपनी में अलग अलग हेड होते हैं, कॉस्टिंग डिपार्टमेंट, सॉरी प्रोडक्शन, रॉ मटेरियल, परचेज डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, ये डिपार्टमेंट फलाना, हर कंपनी में डिवीजन होता है, तो हर डिवीजन का फंक्शनल हेड को केएमपी बना दो, तो वो डिपार्टमेंट से रिलेटेड सारा मेन डिसीजन वो ले सके। हर छोटा मोटा मुद्दा को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास लेके आता है, माथा गर्म हो जाता है मेरा। इसे क्या क्या फंक्शनल हेड को भी यहाँ पर, तो बोला 1 लेवल बिलो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, यानी फंक्शनल हेड हो गया अलग अलग डिपार्टमेंट का,
जो होल टाइम एम्प्लॉयमेंट में कंपनी का, उसको भी आप चाहे तो डेजिग्नेट कर सकते हो स्कीएमपी। ये 2017 में अमेंडमेंट करके डाला, लॉजिक समझ में आया? सच अदर पेपर्स एज में भी क्लियर हो गया, यहाँ पर कोई दिक्कत? फिर रिश्तेदार बहुत अच्छे से समझाया, अमिताभ जी का एग्जाम्पल लेके, मदर, फादर, स्पाउस, ब्रदर, सिस्टर, सन, डॉटर इन लॉ, सन इन लॉ और डॉटर। क्लियर हो गया? ये भी एग्जाम्पल मैंने कॉपी में जो लिखा है, बंटी बबली वाला, अमिताभ, ये अच्छा से देख के जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है। नोटिफिकेशन 464E वाला भी मैंने करा दिया। इस सिंपल जी मैंने बताया आपको फालतू का लिखा हुआ है, पर्सन हु इज इन होल टाइम एम्प्लॉयमेंट एल्सवेयर, तो आईसीए अलाउ ही नहीं करता, ये बेकार का एग्जाम्पल इसमें लिखा है। या फिर लिमिट है ऑडिट ऑफ मोर देन 20 कंपनी, तो 20 ऑडिट पर पार्टनर। तो अपॉइंटमेंट के दिन आप अगर 20, अगर मैं पार्टनर हूं और 20 से ज्यादा ऑडिट मैंने होल्ड कर रखा है तो मैं अलाउड नहीं हूं। अब डेट ऑफ कन्विक्शन, कोर्ट में कोई ऑर्डर पास किया मेरे खिलाफ, दोषी करार दिया, उसके बाद 10 साल इलैप्स होना पड़ेगा, तभी मैं वापस जाकर ऑडिट कर सकता हूं। पर्सन हु हैज बीन कन्विक्टेड बाय कोर्ट ऑफेंस इन्वॉल्विंग, ध्यान रखना ऑफेंस इन्वॉल्विंग होना चाहिए फ्रॉड। भाई सीए है, जोश में थोड़ा ले लिया पार्टी के टाइम पे, ठोक ठाक दिया, पुलिस उसको जेल में भर दिया, 2 दिन बाद जेल से बाहर आ गया, डिस्क्वालीफाई कर देगा क्या? पहला तो ऑफेंस होना पड़ेगा इन्वॉल्विंग, और दोषी करार दिया जाने के बाद 10 साल का, तो फ्रॉड का ऑफेंस होना पड़ेगा। ठीक है, बच गया तुम। तो डेट ऑफ कन्विक्शन से 10 ईयर तक आप डिस्क्वालीफाई होगा। फिर उसके बाद मैंने बोला 144 वाला सर्विसेज आप रेंडर करें, किसको किसको? कंपनी, होल्डिंग और सब्सिडरी को, तो ये भी आप डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। वहां पर था डी में था कैश प्लस एसएच, यहाँ ई में था कैश प्लस एसएच, और एएच भी था। देखो ध्यान से, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, एमसीक्यू अच्छा बन सकता है, हालांकि बनाएगा नहीं मेरे को पता है, लेकिन फिर भी कैश और एएच दोनों था, एसोसिएट ऑफ होल्डिंग, सब्सिडरी ऑफ होल्डिंग। यहां पर सिर्फ है सी एच और एस, सी एच और एस, एसोसिएट है नहीं, एक एसोसिएट वहां चला गया। ठीक है, तो ऑडिटर सर्विसेज रेंडर अगर करेगा तो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा 144 में, किसको? कंपनी, होल्डिंग, सब्सिडरी को, वो 143(1)H में डिस्क्वालीफाई। एक और डिस्क्वालिफिकेशन था अगर ट्रिब्यूनल आपके खिलाफ ऑर्डर फाइल करता है, 140 सबसेक्शन 5। ये याद रखना, सबको लगता है डिस्क्वालिफिकेशन सिर्फ 141(3) में दिया हुआ है ना, एक डिस्क्वालिफिकेशन 140 सबसेक्शन 5 में दिया हुआ है। अगर ट्रिब्यूनल को लगता है कि कोई भी ऑडिटर जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट अगर एप्लीकेशन दिया या फिर कोई कंसर्न पर्सन एप्लीकेशन दिया और ट्रिब्यूनल ऑर्डर पास किया कि भाई इसने अबेट किया है या कॉल्यूट किया है या एक्चुअली कमिट किया है फ्रॉड, तो उसको दोषी पाएगा और कंपनी को बोलेगा ऑडिटर चेंज करो। और गवर्नमेंट अगर एप्लीकेशन देता है तो गवर्नमेंट को बोलेगा आप नया ऑडिटर अपॉइंट करो। बताया था ना कल गीतांजलि जेम्स वाला जो एग्जांपल दिया था। तो इन दैट केस वो बंदा जिसको हटाया जाएगा ट्रिब्यूनल के द्वारा वो 5 साल तक डिस्क्वालीफाई हो जाता है। ये अलग से यहाँ पर कवर्ड है डिस्क्वालिफिकेशन। कोई दिक्कत है यहाँ तक? पक्का क्लियर है डिस्क्वालिफिकेशन वाला? डन। आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज शाम को मिलेंगे 3:30 बजे। हाँ बेटा, हाँ दोपहर को, मतलब रात को नहीं। हाँ भैया वो इंटरनल रोटेशन वाला जो था ना वो एक बार समझा दीजिए। हाँ एक बार समझा देता हूँ, पहले एक बार सेशन एंड कर लेते हैं। और किसी का कुछ डाउट नहीं है? ठीक है।